को जरा हमें आंख खोलकर देखने की जरूरत है कि किस तरह से सांप्रदायिकता का इस्तेमाल ये ताकतें अपने लिए इस्तेमाल करती हैं। दो लोगों के बारे में हम बात कर लेते हैं और हमें अपनी राजनीति और नैरेटिव्स और रेटोरिक को भी थोड़ा सा रिविजिट करने की जरूरत है कि क्या सचमुच में गांधी जनता का दुश्मन है, क्योंकि उस पर आरएसएस भी हमला करता है, उस पर अंबेडकराइट भी उनको विलेन बताते हैं और उसको हमारे वामपंथी साथी भी साम्राज्यवादियों का एजेंट दलाल बताते हैं। उसको रिविजिट करने की जरूरत है। आखिर क्या बात है कि सबका दुश्मन गांधी है? वो अंबेडकरवादियों का भी दुश्मन है, वो भगत सिंह को प्यार करने वाले लोगों का भी दुश्मन है, वो आरएसएस का भी दुश्मन है। ऐसा कैसे है? तो अपनी राजनीति को एक बार फिर से पुनर्विचार करने की जरूरत है। भगत सिंह को मारने वाले कौन लोग थे? भगत सिंह को मारने वाले साम्राज्यवादी लोग थे। भगत सिंह की लड़ाई किससे थी? क्या उनको अंग्रेजों की शक्ल पसंद नहीं थी? नहीं, उन्हें जनता की लूट पसंद नहीं थी, उन्हें साम्राज्यवादी लूट पसंद नहीं थी। भगत सिंह का जो आपने अभी लेटर का जिक्र किया वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो हमारी राजनीतिक समझ का एक बुनियादी दस्तावेज है। क्या कह रहे हैं भगत सिंह? और वो आज भी पूरी तरीके से रेलेवेंट है। क्या कह रहे हैं भगत सिंह? जो आखिरी खत है, द लास्ट पेटिशन, वो कह रहे हैं, पंजाब के गवर्नर को लिख रहे हैं कि आपने फौजी बलों का सहारा लेकर भारत की जनता के संसाधनों और मेहनत के फल को लूटने के लिए उस पर एक फौजी हमला किया है। आपने एक युद्ध थोपा है और ये युद्ध, द स्टेट ऑफ वॉर एग्जिस्ट एंड शैल एग्जिस्ट, ये युद्ध की स्थिति विद्यमान है और ये जारी रहेगा। ये युद्ध हमने शुरू नहीं किया है, ये आपने शुरू किया है और ये तब तक जारी रहेगा जब तक इसमें मेहनतकश अवाम की आखिरी जीत नहीं हो जाएगी। हमने इस युद्ध में जनता का साथ देने का फैसला किया है, इसलिए आप हमें युद्धबंदी घोषित करिए और फांसी देने की बजाय गोली से उड़ा दीजिए। ये कह रहे हैं भगत सिंह। क्या है हमला? हमला है संसाधनों पर और श्रम पर। आज हमारी सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कहां है? वो है जहां प्राकृतिक संसाधन है। कहां है प्राकृतिक संसाधन? वो है जंगलों में, खनिज हैं। तो आप देखते हैं कि बस्तर में 650 गांव जला दिए गए, 5000 औरतों से नीम बलों ने बलात्कार किए, इतने ही संख्या में आदिवासियों का हत्या कर दी गई और लगातार जारी है, लगातार ह्यूमन राइट्स वायलेशन चल रहा है। उसके साथ साथ पंजाब में किसानों पर हमला जारी है, 750 किसान मारे गए किसान आंदोलन में। तो जो हमला बस्तर पर है, जो ताकतें बस्तर पर हमला कर रही हैं, वही ताकतें पंजाब पर हमला कर रही हैं। दुश्मन एक है, बस्तर में आदिवासी का दुश्मन और पंजाब के किसान का दुश्मन सेम है। हालांकि हम समझते हैं कि अलग अलग है, अलग अलग नहीं है, एक ही हमला है। लोगों के मानवाधिकारों पर हमला वही कर रहे हैं, पूंजीवादी हमला वही लोग कर रहे हैं। तो भगत सिंह की हत्या करने वाले, उनको फांसी देने वाले वही साम्राज्यवादी लोग हैं। गांधी को किसने मारा? एक किताब है नरेंद्र सिंह सरीला की। नरेंद्र सिंह सरीला कौन थे? नरेंद्र सिंह सरीला थे लॉर्ड माउंटबेटन के सचिव, आईसीएस ऑफिसर, जिसको आजकल आईएएस बोलते हैं, पहले आईसीएस बोलते थे। माउंटबेटन के सेक्रेटरी हैं। माउंटबेटन के सेक्रेटरी सरीला ने अपनी बुक द रियल स्टोरी बिहाइंड पार्टीशन लिखा है। वो इंटरनेट पर मौजूद है, बुक मंगाइए, पढ़िए। उसमें वो लिखते हैं कि गांधी की हत्या क्यों की गई। जो वेस्टर्न ब्लॉक था, अमेरिका और ब्रिटेन, ये चाहते थे
कि हम एक साउथ एशिया में ऐसा सॉफ्ट स्टेट बनाए जिसे भविष्य में तेल के इलाकों पर कब्जा रखने के लिए फौजी अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। इसलिए पाकिस्तान का निर्माण चाहते थे अमेरिका और ब्रिटेन। और बीच में गांधी आ गए। गांधी क्या कर रहे थे? उस समय दंगे लगातार भड़क रहे थे। तो बिहार में दंगे थे, गांधी बिहार गए, दंगे शांत हुए। नोआखली गए, दंगे शांत किए। कलकत्ता गए, दंगे शांत हुए। दिल्ली आए, दिल्ली में दंगे शांत हुए। उसके बाद गांधी ने घोषणा की कि मैं भारत से शरणार्थियों का जत्था लेकर वापस जाऊंगा पाकिस्तान, पैदल। जितने भी हिंदू पाकिस्तान से आए हैं अपनी घर बार छोड़कर, उन्हें वापस ले जाऊंगा, और यहां से जो मुसलमान गए हैं उन्हें वापस लाकर उनके घरों में बसाऊंगा। और उस वक्त इन साम्राज्यवादी ताकतों को लगा कि बहुत हो गया, अब गांधी हमारे रास्ते में आ गया है, अब इसकी हत्या करो। आपको पता है कि गोडसे के साथ एक और आदमी को भी फांसी हुई थी। उसका नाम था नाना आप्टे। नाना आप्टे कौन था? नाना आप्टे रॉयल ब्रिटिश आर्मी का जो सीक्रेट विंग था, उसका पेड एजेंट था। ब्रिटिश के लिए काम करने वाला जासूस था। वो मास्टरमाइंड था जो गोडसे के साथ, जिसने मिलकर के गांधी को मारा है। तो गांधी को मारने में ब्रिटिश फोर्सेस काम कर रही थी, नाम ले रही थी कि तुम अपने हिंदू धर्म की रक्षा करो। हालांकि यह भी एक समझने की बात है कि गांधी की हत्या सिर्फ इसलिए नहीं की गई कि गांधी ने पाकिस्तान बंटवा दिया और मुसलमानों का साथ दे रहे थे और कह रहे थे 55 करोड़ दे दो। झूठ। गांधी की हत्या के 5 प्रयास गोडसे ने किए थे, और पहला प्रयास 34 में किया था, जब गांधी ने अंबेडकर साहब के साथ पूना पैक्ट किया और कहा कि अब मेरा मुख्य काम अस्पृश्यता निवारण का होगा, अनटचेबिलिटी के खिलाफ होगा। तब उसने पहला अटैक किया था, क्योंकि गांधी ने कहा था कि छुआछूत हिंदू धर्म का कोड है। तो वो एक ब्राह्मण था और ब्राह्मणिकल जो उसकी पूरी फीलिंग थी, उस पर आघात हुआ कि गांधी छुआछूत को एक हिंदू धर्म का कलंक बता रहे हैं। तो ये एक हिस्टोरिकल चीजें हैं जिन्हें हमें सही रोशनी में देखने की जरूरत है कि कौन सी फोर्सेस थी जो भगत सिंह पर भी अटैक कर रही हैं, गांधी की भी हत्या कर रही हैं, आज बस्तर पर भी अटैक कर रही हैं, हमारे ऊपर भी अटैक कर रही हैं। वो फोर्सेस कॉमन है शुरू से लेके आज तक। और आज क्या स्थिति है? आज आप देखिए कि इनका हमला नेचुरल रिसोर्सेस पर है। तो आप देखिए सिंगरौली में इस समय मारकाट मची हुई है, जो मध्य प्रदेश में आता है। बस्तर में तो चल ही रहा है। छत्तीसगढ़ के दूसरे इलाकों में, सरगुजा में, हसदेव में, उड़ीसा में श्रीजी माली, ढेकिया, साउथ में, नॉर्थ ईस्ट में। मणिपुर क्या है? मणिपुर वहां की जो कुकी आदिवासी समुदाय है, कुकी आदिवासी समुदाय जो पहाड़ों में रहता है, उन पहाड़ों को कब्जा करना है। कब्जा करने के लिए जो मैती समुदाय है, मैती समुदाय को आदिवासी का दर्जा दे दिया ताकि ये आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर सके, खरीद सकें, कब्जा कर सकें, इनको जमीनें दी जा सकें। और फिर चूंकि ये हिंदुआइज्ड कम्युनिटी है, ये आसानी से पूंजीपतियों के लिए जमीनें ट्रांसफर करने में मदद करेंगी। जो मैती हैं वो बेसिकली लार्जली क्रिश्चियन है और वो बीजेपी की पॉलिटिक्स में शामिल नहीं होते हैं, इसलिए वहां भी लड़ाई पूरी संसाधनों की है। तो पूरे देश में आप देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स पर अगर हमला है तो वो ये पूंजीवादी साम्राज्यवादी ताकतों के द्वारा हो रहा है। तो हमें दुश्मन को ठीक से पहचानने की जरूरत है। और ये दुश्मन को हम पहचानने के बाद इनसे लड़े कैसे?
तो एक ही तरीका है, और वो तरीका है कि हम अपनी ताकत बढ़ाएं। और हम कल से इस बारे में बात कर रहे हैं, कल लुधियाना में भी एक चर्चा हुई कि हमको जनता के बीच में ज्यादा से ज्यादा जाना पड़ेगा और नौजवानों को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। हमारी तरफ जितने ज्यादा लोग होंगे, जितने अच्छे से हम उनको समझाएंगे कि दुश्मन कौन है, लड़ाई क्या है, अपने साथ जोड़ेंगे, उतनी हमारी ताकत बढ़ेगी। आज आप देखते हैं कि आरएसएस, बीजेपी लगातार नौजवानों को अपने साथ जोड़ रही है। उनके नैरेटिव्स आ रहे हैं, उनके व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं, उनका आईटी सेल लगा हुआ है, वो शाखा चलाते हैं, उनके 36,000 सरस्वती शिशु मंदिर चलते हैं, उनके शबरी विद्यालय, एकल विद्यालय, उनके लड़कियों के हॉस्टल, उनका विवेकानंद फाउंडेशन, वो नौजवानों की ट्रेनिंग कर रहे हैं, शाखा में अपने विचारधारा भर रहे हैं। हम कितने नौजवानों के साथ काम कर रहे हैं? हम जो फांसीवाद का विरोध कर रहे हैं, हमने कितने नौजवानों को समझाया कि फांसीवाद क्या है? हमने कितने नौजवानों को समझाया कि साम्राज्यवादी हमला क्या है? हमने कितने नौजवानों को समझाया कि भगत सिंह का सपना क्या था? कितने नौजवानों की हमने पॉलिटिकल ट्रेनिंग करी है? अगर आप ये काम नहीं करेंगे, आप इनका, फांसीवादियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अगर हम नौजवानों के साथ राजनीतिक प्रशिक्षण देना, जनता के बीच जाके काम करना, ये नहीं करेंगे तो हम इन फांसीवादियों का सामना नहीं कर पाएंगे। और मैं लगातार देश भर में जा रहा हूं और सब जगह यही कह रहा हूं, नौजवानों की क्लासेस चलाओ, ट्रेनिंग चलाओ, उनको बताओ कि खतरा क्या है, हमला किसकी तरफ से है, पूरी राजनीति समझाओ। राजनीति का मतलब चुनाव लड़ना नहीं है, राजनीतिक पार्टी का मेंबर बनना, इसको राजनीति नहीं कहते हैं। राजनीति यानी पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स यानी पोली यानी मैनी, सबसे जुड़ी हुई जो भी बात है उसको पॉलिटिक्स कहते हैं। कहा जाता है ना कि मुक्तिबोध ने कहा, तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है पार्टनर, यानी तुम्हारी सोच क्या है। और जो हमारी एक और वाक्य है, पर्सनल इज पॉलिटिकल, जो आपकी व्यक्तिगत सोच है वही आपकी राजनीतिक सोच बन जाएगी। अगर आपकी व्यक्तिगत सोच ये है कि औरतों को किचन में काम करना चाहिए, तो यही आपकी पॉलिटिक्स बन जाएगी। अगर आप सोचते हैं दलितों के बारे में आपकी कोई गलत राय है, वही आपकी पॉलिटिक्स बन जाएगी। या मुसलमानों के बारे में या ईसाइयों के बारे में आपकी कोई व्यक्तिगत सोच है, वही आपकी पॉलिटिक्स बन जाएगी। तो हम नौजवानों को पॉलिटिकल सोच के साथ कैसे प्रशिक्षित कर सकते हैं, कैसे काडर तैयार कर सकते हैं, कैसे उनका सामना करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। मैं तो क्या करता हूं, मैं तो साइकिल उठाता हूं। आपको मालूम होगा, मैं दिल्ली से बंबई गया अभी कुछ महीने पहले साइकिल पर, और रास्ते भर नौजवानों से बात करता गया, उनसे बस्तर के बारे में बात की। मैंने बताया कि मुसलमान तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुम्हारा दुश्मन पूंजीवाद है, तुम्हारा रोजगार छीना जा रहा है, तुम्हारा शिक्षा महंगी की जा रही है। तो मुसलमान तुम्हारा एलाई है, उसकी भी शिक्षा छीनी जा रही है, उसका भी जमीन छीनी जा रही है, वो तुम्हारे साथ मिलकर के पूंजीवाद से लड़ेगा। तो मुसलमान से मत लड़ो, इस पूंजीवाद से लड़ो। मैं पूरी राजनीति नौजवानों को समझा रहा हूं। तो क्या हमारे अपने अपने जिले में हम लोग 2 दिन 3 दिन महीने में साइकिल उठा के गांव में नहीं जा सकते? या हम इतने ज्यादा बूढ़े हो गए कि अब गांव में जाने की हिम्मत नहीं बची है? रजाई में पड़े पड़े तो क्रांति होने वाली नहीं है। मोदी को ड्राइंग रूम में बैठे बैठे गालियां देने से भी मोदी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मोदी का, फांसीवादियों का, साम्राज्यवादियों का आप तभी कुछ बिगाड़ सकेंगे जब आप जनता के बीच में जाएंगे। कोई शॉर्टकट नहीं है, जनता के बीच में जाना पड़ेगा, नौजवानों को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा, काडर बिल्डिंग करनी पड़ेगी,
साइकिल उठाओ, नई साइकिल चलती है मोटरसाइकिल उठाओ, मोटरसाइकिल पे ठंड लगती है कार उठाओ, पैदल चलो, गांव में जाइए, लोगों को जोड़िए, नौजवानों को का प्रशिक्षण कीजिए और उनके साथ काम करिए और उनको सामाजिक बदलाव और इस पूंजीवादी हमले का सामना करने के लिए तैयार कीजिए। बस्तर में आपको मालूम ही है कि किस तरह का हमला चल रहा है और पिछले लगातार जो वहां लोग लड़ रहे हैं, जो नक्सली लहर के भी लोग हैं, उनकी बड़े पैमाने पर हत्याएं हुई हैं, आदिवासियों की हत्याएं हुई हैं और वो लगातार जारी है और भविष्य में ये हमले बढ़ेंगे क्योंकि पूंजीवाद को दो चीजें चाहिए, जैसा भगत सिंह हमें बता के गए हैं। एक उसे चाहिए संसाधन और दूसरा चाहिए मजदूर का श्रम। तो जिस तरीके से नक्सलियों का आत्मसमर्पण की खबरें आ रही हैं बड़े पैमाने पर, मान लीजिए अभी कुछ समय के लिए नक्सलवादी पार्टी बस्तर में इफेक्टिव नहीं रह जाएगी, मान लीजिए, और उसके बाद जो मकसद है सरकार का, मकसद ये नहीं है कि उससे नक्सलवाद मुक्त करना है देश को, उसका मकसद है प्राकृतिक संसाधनों पर कैसे कब्जा किया जाए। क्योंकि आप देखते हैं कि झगड़ा ही वहां है जहां नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जहां नेचुरल रिसोर्सेज हैं वहीं पर हमारी फौजी बले जाते हैं और वहीं पर हमला करते हैं। तो इसके बाद क्या होगा, अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यह होगा कि अब आदिवासी इलाकों में जमीनों पर एक्चुअली कब्जा किया जाएगा और जब कब्जा किया जाएगा तब क्या होगा? क्या आदिवासी चुपचाप अपनी जमीन छोड़ देगा, चला जाएगा, मर जाएगा, भूख से मर जाएगा, या वो लड़ेगा? वो लड़ेगा और जब वो लड़ेगा तब असली लड़ाई शुरू होगी। और बस्तर में तो लोगों को नक्सलियों ने ट्रेनिंग दी है ना लड़ने की, वो ट्रेनिंग भूल थोड़ी जाएंगे लोग। और वैसे भी जब अन्याय होता है, जुल्म होता है, तब लोग लड़ते ही है ना। लड़ना, जुल्म का मुकाबला करना, अन्याय का मुकाबला करना इंसानी फितरत है। अगर आपको टेस्ट करना हो तो आप दो बच्चों को लीजिए, छोटे छोटे बच्चे, एक ही कद के लीजिए, 3 साल के बच्चे, और एक बच्चे को 1 बिस्किट दीजिए और दूसरे बच्चे को 2 बिस्किट दीजिए। देखिए क्या होता है। जिसको 1 बिस्किट मिला है वो फेंक देगा, रोएगा, चिल्लाएगा, जमीन पे लेट जाएगा, कहेगा मुझे भी 2 चाहिए। क्या कर रहा है वो बच्चा? वो बच्चा अन्याय का विरोध कर रहा है। उसको कौन से नक्सली ने समझाया है कि तुझे अन्याय का विरोध करना है? कौन सी माओवादी पार्टी का सदस्य है वो 3 साल का बच्चा? लेकिन अन्याय का विरोध करना उस बच्चे को मालूम है। ये नेचर ने सिखाया है कि अगर अन्याय हो तो विरोध करो। भारत की जनता, आदिवासी या भारत की जनता बिना विरोध किए मर जाएगी क्या? और एक बात और समझ लीजिए, तैयारी तो आपको मारने की है पूरी तरह से। मैंने जैसे शुरू में जिक्र किया कि आपको पर्यावरण इतना बिगाड़ दिया जाएगा कि आप खांसते खांसते मर जाएं। वो उनकी पूरी तैयारी, और वो कर रहे हैं और आप उस स्थिति में आ गए हैं। इसके अलावा वो लगातार संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं। और एक बात और याद रखिए कि आपकी जमीनें बहुत साल तक आपके पास रहने वाली नहीं है। पूंजीवाद रुकता है तो मर जाता है। भारत का पूंजीवाद आदिवासी इलाकों में रुकेगा नहीं। आदिवासियों की जमीनों पर कब्जे के बाद या साथ साथ पंजाब की जमीनों पर भी कब्जा होगा। और आप लिख कर रख लो कि आज जैसे छत्तीसगढ़ में 1-1 किलोमीटर पर
एक एक हजार सिपाही पड़ा हुआ है। आप अगर बस्तर जाएंगे आपको लगेगा आप सूडान, अफगानिस्तान युद्ध क्षेत्र में आ गए हैं। वही हालत पंजाब की होने वाली है। पंजाब की नहीं, क्यों? क्योंकि पूंजीवाद के विनाश के बीज उसके पेट में मौजूद हैं। पूंजीवाद अगर फैलता नहीं है तो मर जाता है। क्यों? क्योंकि पूंजीवाद को दो चीजें चाहिए, प्राकृतिक संसाधन और मजदूर का श्रम। प्राकृतिक संसाधनों पर वो कब्जा करता है और पूंजीवाद प्राकृतिक संसाधनों को बुद्धि से इस्तेमाल नहीं करता, प्रेम से इस्तेमाल नहीं करता। प्रेम से इस्तेमाल करने का क्या मतलब है? प्रेम से इस्तेमाल करने का मतलब है कि अरे भाई, ये जो प्रकृति के संसाधन हैं, लोहा है, एल्युमिनियम है, टिन है, दूसरे